आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की रक्षा या प्रतिरक्षा कूटनीति। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, अर्थ एवं अवधारणा। रक्षा कूटनीति, अर्थ एवं अवधारणा, ये जो है आपको दोनों लपेटे हुए हैं। इसमें अर्थ भी आपको बताएंगे, अवधारणा भी आपका रहेगा। ठीक है, रक्षा कूटनीति आज वर्तमान राष्ट्रों के लिए अपने राष्ट्र की सैनिक शक्ति को बढ़ाने, किसी भी खतरे से सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की प्राप्ति, सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने आदि के अतिरिक्त राष्ट्र के प्राथमिक हितों, जिसे हम लोग मार्मिक हित कहते हैं, को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय साधन है। प्राथमिक हित का मतलब होता है मित्रों, एक व्यक्ति का प्राथमिक हित जिस प्रकार होता है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह एक राष्ट्र का जो है या एक देश का मार्मिक हित होता है एकता, अखंडता और संप्रभुता। ठीक है, तो ये जो है कूटनीति के द्वारा सबसे पहले अपने मार्मिक हितों को बचाया जाता है, उसके बाद अन्य हितों को बचाया जाता है या उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, रक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए रक्षा कूटनीति की उत्पत्ति शीत युद्ध के बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में पश्चिमी रक्षा प्रतिष्ठानों के पुनर्मूल्यांकन में एक सिद्धांत के रूप में हुई, जिसका उपयोग पश्चिम में शर्तों के आधार पर मदद हेतु किया जाता था। यानी एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, सौदेबाजी अर्थात सौदेबाजी की तरह मदद करने के लिए किया जाता था। जिस पश्चिम में उत्पन्न यह शब्द केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं रहा। सैन्य कूटनीति एक उपसमुच्चय है जो दूतावास के माध्यम से राजनयिक मिशन से जुड़ा हुआ एक सैन्य अधिकारी की भूमिका एवं उसकी गतिविधियों को संदर्भित करता है। रक्षा कूटनीति सैन्य संचालन में शामिल नहीं होता, यह अक्सर संघर्ष की रोकथाम और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रक्षा कूटनीति का प्रयोग रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण रोजगार के माध्यम से विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रक्षा कूटनीति को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राप्त करने, बनाए रखने आदि के लिए सेना की बातचीत, उनकी गतिविधियों और नीतियों के रूप में समझा जा सकता है। और इस कूटनीति में अधिक से अधिक सैनिकों का जुड़ाव, अधिक से अधिक सैन्य अभ्यास तथा रक्षा संबंधी सभी प्रयास शामिल होते हैं। रक्षा कूटनीति की अभी तक व्यापक रूप से स्वीकृत कोई परिभाषा नहीं है। इसे राष्ट्र के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों के विकास में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए रक्षा के सभी क्षेत्रों से संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग के रूप में समझा जा सकता है। रक्षा कूटनीति के अंतर्गत एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अपनी रक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए संबंधों को निर्धारित करता है। जिस प्रकार कूटनीति के अंतर्गत एक राष्ट्र अपने संपूर्ण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करता है, उसी प्रकार रक्षा कूटनीति के अंतर्गत राष्ट्र अपने रक्षा संबंधी संपूर्ण व्यवस्था तथा उन सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय हितों को भी शामिल करता है जो एक राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर अन्य राष्ट्रों से अपने विदेश संबंधों को भी निर्धारित करता है। रक्षा कूटनीति के अंतर्गत एक राष्ट्र अपनी रक्षा संबंधी व्यक्तिगत हितों का विशेष ध्यान देता है। इसमें संभावित आक्रमण से बचाव, हथियारों की मदद, सैनिक मदद, आवश्यक रक्षा उपकरण, सैनिक अभ्यास, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाले खतरे की जानकारी, न्यूनतम प्रतिरोधकता आदि सभी को प्रथम वरीयता देता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रक्षा कूटनीति के अंतर्गत आने वाले तत्व। रक्षा कूटनीति के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं: रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय मुद्दे, रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी बहुपक्षीय समझौते या संधियां, रक्षा या सैन्य संगठन, विभिन्न सैन्य अभ्यास, रक्षा सहायता या सहयोग, शस्त्र व्यापार, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, आतंकवादी विरोधी अभियान में सहयोग, खुफिया जानकारी में सहयोग, प्रत्यर्पण संधियां, परमाणु ऊर्जा नाभिकीय सहयोग, नाभिकीय सहयोग, पेट्रोलियम आपूर्ति, प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखना, रक्षा तकनीक का सहयोग एवं आदान प्रदान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहयोग, रक्षा उद्योगों की स्थापना में सहयोग आदि इन सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया। इनमें और जो है इन सभी चीज़ों को जोड़ा भी जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये तो हमने कुछ जो है
वाक्यों में, कुछ शब्दों में जो इस समय हो सकता है उतना शामिल किया है। लेकिन इतना ही नहीं, कूटनीति में उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त भी समय और परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर अन्य सभी उन तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है जो एक राष्ट्र को अपने अस्तित्व को बनाए रखने एवं बचाए रखने हेतु आवश्यक हो सकता है। ठीक है, और आगे इसमें हम पढ़ेंगे भारत की रक्षा कूटनीति। चलिए भारत की रक्षा कूटनीति के बारे में भी देख लेते हैं, भारत ने अपनी कैसी व्यवस्था कर रखी है। चलिए थोड़ा सा पहले इसमें पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत अपनी रक्षा व्यवस्था के प्रति किस तरह लापरवाह रहा, या दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। लापरवाह क्या रहा मित्रों, हम लोग जो है इतिहास को भुलाकर केवल जो है नई इतिहास की रचना में व्यस्त थे। हम चाहते थे, भारत चाहता था, नेहरू जी हमारे चाहते थे कि हम दुश्मनों के स्थान पर दुश्मनी को समाप्त करें। इसीलिए वे प्रयासरत थे। भाई जो व्यक्ति अच्छा होता है वो दुनिया को अच्छा ही समझता है, लेकिन उनके अच्छा समझने से ही दुनिया अच्छी नहीं हो जाती। शायद भारत के साथ भी यही हुआ था। ठीक है, और उसने समय रहते, यानी उस समय भारत तो समझा था कि चीन भी अच्छा ही होगा, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार पाएंगे, लेकिन संभवतः अच्छा व्यवहार देने के बावजूद भी भारत को अच्छा व्यवहार नहीं मिला। और ये उसने चाणक्य की रणनीति, चाणक्य की जो है विदेश नीति को भी भुला दिया कि पड़ोसी ही पड़ोसी का शत्रु होता है। और दुनिया में अस्थायी शत्रु और मित्र ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होते। जिसका जिससे लाभ होता है वही उसका मित्र है। जिससे थोड़ा सा लड़ाई करने से अगर संभावना लाभ की बढ़ जाती है तो लड़ाई करने में भी वो व्यक्ति शक्ति रहने पर वो राष्ट्र पीछे नहीं भागता। ठीक है, और किसी को फालतू की शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो वही दुनिया को खतरे में डालता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है। ठीक है, चलिए यह दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। ये तो चीन की देन है कि उसने समय रहते भारत को रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ने हेतु सचेत किया। कौन सा सचेत किया? वही बाफट का आक्रमण करके। जी हाँ, इसके बाद भारत ने प्रारंभ तो किया, लेकिन एक विकासशील राष्ट्र जो बहुत वर्षों बाद ब्रिटिश शोषण से मुक्ति पाया हो, इसी कारण उसके रक्षा विकास का दायरा सीमित ही रहा। भाई उतना पैसा कहाँ था भारत के पास। और इस समय तक भारत अधिकांश रूप से अपनी रक्षा एवं सुरक्षा की जरूरतें अपने विदेश नीति एवं शांतिपूर्ण नीतियों के माध्यम से सोवियत संघ, मुख्यतः अन्य देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि से पूरा करता रहा। वर्ष 2015 के पहले तक भारत की विदेश नीति एवं कूटनीति का केंद्र बिंदु सामान्य रूप से आर्थिक मुद्दों, व्यापार संबंध, सांस्कृतिक संबंध आदि के इर्द गिर्द घूमती रही, और इसी आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से रक्षा नीति एवं रक्षा व्यवस्था को भी शांतिपूर्ण समझौते या आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों के साथ लपेटा जाता रहा। अपनी जरूरत के अनुरूप पड़ोसी शत्रुओं को ध्यान में रखकर संधि, समझौतों एवं सामान्य हथियारों के माध्यम से कुछ प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन सैनिक शक्ति के विकास के मामले में भारत को अधिक ठोस आधार प्रदान नहीं किया जा सका था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भरपूर मदद किए जाने के बावजूद भी हम सोवियत सहयोग के कारण पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत थे, लेकिन चीन के मुकाबले हम अपनी सैन्य शक्ति का विकास नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी 1962 की कमियों को सुधारने का प्रयास जारी रहा और काफ़ी हद तक पर्वतीय युद्ध की कमियों को दूर किया जा चुका। तभी जो है, और इसका उदाहरण हम 1999 के कारगिल युद्ध की सफलता को समझ सकते हैं। इसमें 1999 के कारगिल युद्ध में हम लोग, हमारे जवानों ने नीचे से जाकर उतनी ऊंची ऊंची चोटियों पर पहले से बैठे हुए आतंकवादियों और घुसपैठियों को मार गिराया था। ठीक है, हालांकि भारत की सैन्य शक्ति अपने मनोबल के कारण कहीं कमजोर नहीं रही। यदि कहीं कमी रही तो हमारी सेना से जुड़े आधुनिक यंत्रों, उपकरणों एवं हथियारों की, जो कहीं न कहीं हमारी सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकती थी। और भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों से सज्जित पाक सेना का प्रत्येक युद्ध में जिस प्रकार मुकाबला किया, यह संपूर्ण दुनिया के लिए एक मिसाल है। इन युद्धों में अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देता रहा और भारतीय जवान अपने निम्न कोट के हथियारों से उनकी धज्जियां उड़ाते रहे। 1965 के युद्ध में अजय पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया। 1971 में अमेरिकी एंटरप्राइज कूटनीति को भारत द्वारा अपनी कूटनीति से सोवियत मदद द्वारा समाप्त किया। 1999 को कारगिल में दुर्लभ चोटियों को पुनः प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, यही सफलताएं भारतीय सैनिकों की वीरता एवं भारतीय कूटनीति की सफलता के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 2015 तक भारतीय सेना की शक्ति उच्च मनोबल के कारण
उच्च मनोबल पर ही आधारित रही है, जबकि सैन्य उपकरणों की दृष्टि से सेना की स्थिति दयनीय ही बनी रही। संभवतः इस समय तक भारत किसी भी लंबी अवधि तक सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार नहीं था और भारत के अधिकांश हथियार पुराने पड़ते जा रहे थे, जिसका नवीनीकरण एवं नए यौद्धिक हथियारों तथा उपकरणों की प्राप्ति भारतीय सेना के लिए जरूरी था। 2014-15 में केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद भारत की संपूर्ण कूटनीति रक्षा व्यवस्था पर ही आधारित हो गई। इस सरकार का मूल उद्देश्य ही है कि भारत अपने पड़ोसियों से सुरक्षित रहे एवं भारत में वह क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित हमले से निपटने हेतु तैयार रहे। भारत की सेना के तीनों अंग सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से सज्जित रहे तथा भारत के विदेश संबंध ऐसे रहे कि संपूर्ण विश्व में वह एक महाशक्ति के साथ साथ एक नैतिक राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हो सके। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे हम लोग वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के कूटनीति के प्रमुख बिंदु, इसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।